नमस्कार साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नागरिकता से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट दिया गया है हमारे इंडियन पॉलिटी के अंदर, उस पूरे कॉन्सेप्ट को इस पूरे डिस्कशन के अंदर कवर करेंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उसका ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर और उससे जुड़ी हुई और अन्य बातें जो थी वो उसको कवर किया है। संविधान सभा से रिलेटेड एक टॉपिक किया है। उसके अलावा हमने किया है कि जिन जिन चीज़ों का एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, उन सारे सेशंस को इन 5 सेशंस के अंदर हमने कंप्लीट किया है। और उसी श्रृंखला के अंदर ये हमारा आज का 6वां टॉपिक है, जिसमें हम भारत में नागरिकता से रिलेटेड क्या प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और उसके बाद का हम डेवलपमेंट देखेंगे कहाँ तक, CAA 2019 तक का। इस नागरिकता के चैप्टर के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि भारत में कोई व्यक्ति कैसे नागरिक हो सकता है, भारत का संविधान जब लागू हुआ तब नागरिकता के स्तर पर किन लोगों को नागरिकता प्रदान की गई, किन लोगों को भारत का नागरिक माना गया और किन और लोगों को भारत का नागरिक होने के लिए एलिजिबल बताया गया। ये सारी बातें आप हमारे इस डिस्कशन के दौरान पढ़ेंगे। और हम कहाँ तक जाएंगे, इसके अंदर हम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 2019 का CAA के संदर्भ में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या प्रोविज़न रखे गए, उसका क्या ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसको देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे NRI क्या होते हैं, PIOs क्या होते हैं, OCI कार्ड होल्डर्स कौन होते हैं। इन सारे डिस्कशन को हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, पेन और कॉपी अपना रखना है और उस पर अपने जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले फैक्ट आपके पास आते हैं या कोई कॉन्सेप्ट आता है, उस सब को आपको अपने साथ लिख कर रखना होगा, है ना। क्योंकि आप अगर खुद से अपने आप से ये प्रॉमिस नहीं करेंगे कि यस आई कैन डू इट, यह मैं कर सकता हूँ, तो ये कर सकने वाली फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आपको कोई बाहर से एक्सटर्नली कितना मोटिवेटेड कर सकता है। कोई लिमिटेशन होती है ना एक्सटर्नल मोटिवेशन की, इंटरनल मोटिवेशन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है, मतलब आपके इंटरनली मोटिवेशन के लिए कुछ पंक्तियाँ ऐसे बोली जाती है ना, और आप लोगों को हमेशा याद भी रखना चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा, PCS की परीक्षा बड़े धैर्य की परीक्षा है। आप अगर धैर्यतापूर्वक अपनी परीक्षा के जो विकास है, उस विकास को धीमे धीमे आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आप उस चीज़ को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज़ तो आपको ये सिलेबस इतना बड़ा लगेगा, पेपर की प्रोसेसिंग ही इतनी लंबी है कि उसको कवर करने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। देखते हो ना, प्री पास करना है, फिर उसके कुछ महीनों के बाद मेंस पास करना है, मेंस के 4 दिन एग्ज़ाम देने हैं PCS के स्तर पर। IAS में और ज़्यादा दिन एग्ज़ाम होते हैं मेंस के, क्योंकि बीच में गैप भी रहता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए रिजल्ट तक वेट करना है, इंटरव्यू आ जाएगा तो इंटरव्यू देना है। प्रोसेस, एग्ज़ाम की प्रोसेस ही लंबी है, उसके ऊपर आपका सिलेबस जो इतना बड़ा है। तो इसलिए वादा करो ये खुद से, किसका, जीतने का वादा करो खुद से, जीतने का वादा करो खुद से, सोचते हो जितना कोशिश उससे ज़्यादा करो। अगर ये बात आपके अंदर घर कर जाएगी ना, तो आप अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको फिर बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और जो लोग YouTube के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहे हैं, उन लोग को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उनके लिए भी ये स्टेटमेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना नागरिकता का टॉपिक। नागरिकता में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मैंने बोला आपसे, एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेता हूँ एक, ये नागरिकता, नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। होता क्या है कि हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नागरिकता से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, वह प्रोविज़न आपको पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 नंबर के आर्टिकल तक देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये पार्ट टू पार्ट के अंदर है। पार्ट 2 में हमने यहाँ से जो मैंने आपको बताया कि 5 लेक्चर हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिए। क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किया है हमने, है ना, पहला लेक्चर। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किया है, असेंबली को किया है। तीसरे नंबर के लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर को किया है, सैलिएंट फीचर को किया है।
चौथे नंबर पर हमने किया है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये वाला चैप्टर एक किया है। ये 5 चैप्टर हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। अब उसी श्रृंखला में अब हम ये 6वां सेशन कर रहे हैं। तो एक तो आपको यह समझना है कि पार्ट 2 के अंदर 5 से लेकर 11 तक हमको सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे किसी भी परीक्षा के दौरान पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको क्या समझना है, हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अपनाया है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर अपनाया है। अब आपको पहले यह समझना होगा कि नागरिकता एक्चुअल में होता क्या है ना। सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि नागरिकता है क्या। तो एक्चुअल में नागरिकता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कहीं डिफाइंड नहीं है कि नागरिकता क्या है, लेकिन हम आम बोलचाल में इसको नागरिकता को कह सकते हैं कि नागरिकता एक ऐसी प्रशासनिक कार्यवाही समझ लीजिए या प्रशासनिक ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को रीति रिवाज या वैधानिक आधार पर किसी संप्रभु राष्ट्र के आधिकारिक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। आधार क्या हो सकते हैं, या तो कोई वैधानिक आधार हो सकता है, लीगल ग्राउंड हो सकता है जिसमें हम कुछ शर्तें लगा सकते हैं कि इन क्राइटेरियाज को कोई फॉलो करता हो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है या किसी भी सोवरेन कंट्री का सिटीजन हो सकता है। या कोई रीति रिवाज के माध्यम से, जैसे कि पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर रहने वाला व्यक्ति हो, इस पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाला व्यक्ति हो, इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि बिलीफ वाला व्यक्ति हो, उसको हम यहाँ पर नागरिक के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। कोई भी क्राइटेरिया एक सोवरेन नेशन अपने स्तर पर अपने यहाँ पे मान्यता दे सकता है और उस आधार पर लोगों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया, पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक यह तो बता दिया गया कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। मतलब कब, 26 जनवरी 1950 की डेट जिस दिन संविधान को लागू किया गया, इस दिन ये तो बता दिया गया कि हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन आगे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे या उसको भारत की नागरिकता छोड़नी हो, उससे रिलेटेड या कोई नया कोई इंसिडेंट आ जाए, तब हम किसी व्यक्ति को नागरिक मानेंगे या नहीं मानेंगे, इन सारी बातों पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, मौन हो गया। लेकिन एक आर्टिकल इन्होंने रखा 11 नंबर का, उसमें पार्लियामेंट को ये सारे पावर उन्होंने दे के रखा। पार्लियामेंट को बोला गया है कि आप नागरिकता से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनमें किसी व्यक्ति को नागरिक होने के लिए, किसी व्यक्ति को नागरिकता समाप्त करने के लिए ये सारे प्रोविजन कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है। तो दो बातें हमें आपको यहाँ याद रखनी होंगी कि पार्ट 2 के अंदर ये प्रोविजन मिलेंगे और एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बात पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ वी आर फेडरल, हम क्या हैं, संघीय व्यवस्था है। और संघीय व्यवस्था के अंदर जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट होता है वो डुअल सिटीजनशिप का होता है। डुअल सिटीजनशिप में क्या होता है कि कि जो सिटीजनशिप होती है वो यूनियन की होती है और एक सिटीजनशिप जो होती है वो स्टेट की होती है। स्टेट की होती है, जैसा कि यूएसए के अंदर है। यूएसए में कोई भी व्यक्ति एक तो अपने जिस स्टेट का वो रहने वाला होगा उस स्टेट की नागरिकता उस व्यक्ति के पास होगी, और एक वो व्यक्ति यूनियन का है, फेडरल का है, तो एक नागरिकता उसके पास वहाँ की होगी। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या प्रोविजन किए गए हैं। फिर उस 11 नंबर का जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के आधार पर हमारे पार्लियामेंट ने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, यानी कौन से वो ग्राउंड तैयार किए हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम नागरिक मान सकते हैं। और उसी 1955 के एक्ट ने ऐसे कौन से प्रोविजन करके दिए हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है, इतना विवाद में क्यों रहा, चर्चा क्यों रही उसकी। और उसके बाद हम देखेंगे पीआईओ, एनआरआई और ओसीआई क्या है। पीआईओ और ओसीआई से रिलेटेड 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट है 2015 के एक्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, 2015 के एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट है उसके बाद से हमारे यहाँ पर क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। और उसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये बात, ये कुछ प्रोविजन है। अच्छा, आज का जो
टॉपिक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज का। आज वाले में उस तरीके के कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरीके से आपने पिछले बाकी लेक्चर्स के अंदर देखा है। विशेष रूप से आपने जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का बताया था, उसके बाद हमने जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बताया है, तो ये सारी वीडियो किस टाइप के थे, थोड़ा कॉन्सेप्ट था उनके अंदर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट है। देखते हैं, ये बात हम आपको पहले से ही बोले हुए हैं, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, और ये यहाँ पर लिख लीजिए पार्ट नंबर 2, इसके अंदर हमको सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमको देखना है आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, ये लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, अथवा संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में सामान्य निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। इसने एक शर्त बता दी कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कब होगा। ये 26 जनवरी 1950 की बात बोल रहा है। भारत का नागरिक तब होगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का, ये लिखा, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, अथवा संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में सामान्य निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। ये प्रोविजन आर्टिकल नंबर 5 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आर्टिकल 6 क्या बताता है। आर्टिकल 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, जो लोग, अच्छा, स्वतंत्रता का समय था, उस समय लोगों का आवागमन हो रहा था, फोर्सफुली भी आवागमन हो रहा था, तो उसमें प्रोविजन ये 6 नंबर का आर्टिकल रखता है कि जो व्यक्ति हमारे देश से, यानी उस समय तो भारत पाकिस्तान एज सच बट नहीं पाए थे, 1947 में ये बंटवारा हुआ, उससे पहले तो बटा नहीं था। तो 1947 के बाद यह प्रोविजन देखने को, ये वाला जो आर्टिकल 6 है, ये उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग और उन परिस्थितियों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और उसके बाद वो वापस आ गया, उसके लिए इसमें प्रोविजन रखा गया है कि उसको भारत की नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। तो कैसे, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। शर्त क्या रखी गई है इसमें, नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। ठीक है, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से भारत आया और भारत आके कम से कम 6 माह तक अगर वो भारत देश के अंदर रह लेता है तो फिर उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से आप आर्टिकल 7 नंबर में जब देखेंगे तो आर्टिकल 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए और पुनः लौटे। अच्छा, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें 6 नंबर के आर्टिकल का जो प्रोविजन है, मेन प्रोविजन, वह है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के लिए। जो मैं बात बोल रहा था वह आर्टिकल 7 की थी कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आए। ये मैं थोड़ा पहले बता दिया, यानी जो प्रोविजन 7 नंबर आर्टिकल का था उसको मैंने 6 में बोल दिया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 6 नंबर आर्टिकल में जो ये लिखा है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के अधिकार, ये अधिकार आपको मिलेंगे आर्टिकल 6 के अंदर। आर्टिकल 7 क्या बताता है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ गए, उनके सिटीजनशिप का क्या प्रोविजन है। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, कहाँ गया, भारत से पाकिस्तान, कब, 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन बाद में भारत के पुनर्वास हेतु वापस आया, वह भारत का नागरिक माना जा सकता है। शर्त यह है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कम से कम 6 माह भारत में रहना होगा। अब आपने यहाँ पर 3 प्रोविजन देखे। आर्टिकल नंबर 5 देखा, जिस आर्टिकल में बोला गया है कि कोई व्यक्ति जन्म जिसका भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, साथ ही ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में सामान्य निवासी के तौर पर रह रहे हो। ये सब या करके शर्तें हैं। एक शर्त कोई भी एक फॉलो करता हो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरे नंबर की शर्त यह बोलती है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। शर्त यहाँ पर रखी गई है कि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 माह तक भारत में निवास कर रहे हो। ये आप ऐसे देख सकते हैं, निवास कर लिए हो। थर्ड प्रोविजन आर्टिकल नंबर 7 के अंदर बोला गया है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस आ गए, डेट तक दी हुई है इसमें कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया और फिर उसके बाद पाकिस्तान से भारत वापस आ गया, उसको भी नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। शर्त इसमें यह है केवल
शर्त के लिए जो शर्त लगी हुई है ना, उनको आप इस तरीके से देख लीजिए। एक शर्त तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और एक शर्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। शर्त क्या है? पंजीकरण प्राप्त प्रमाण पत्र जो प्राप्त करना है, उसके बाद कम से कम 6 माह तक वह व्यक्ति भारत में रहना होगा। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को भी नागरिकता प्राप्त करनी है, उस व्यक्ति को 6 माह तक भारत में रहना होगा। नेक्स्ट प्रोविजन इसके अंदर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 8। अब आर्टिकल नंबर 8 क्या कह रहा है? ये पेन आपको दिख रहा है क्या उस पे? हाँ ठीक है, दिख रहा है। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, विदेशों में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के जो व्यक्ति हैं, उनकी नागरिकता से रिलेटेड क्या प्रोविजन है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में जब औपनिवेशिक शासन था तो हमारे यहाँ के बहुत सारे जो देश के नागरिक थे, इन लोगों को कई तरीकों से देश के बाहर ले जाया गया और कुछ लोग अपनी मर्जी से भी गए। उस समय भी जैसे आज प्रवासन होता है उस तरह उस समय पे भी होता था, लेकिन उस समय मजबूरी बस, जैसे गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को यहाँ से ले जाया गया। कैरेबियन कंट्रीज़ के अंदर उन लोगों को वहाँ पर बागान की कृषि में मजदूर के तौर पर ले जाया गया, उनसे मजदूरी करवाई गई। ये सारे प्रोविज़न रहे। तो उन लोगों के लिए क्या प्रोविज़न है? तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 8 नंबर का देता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें आपको ज़रूरत है नहीं, इसी वजह से हमने आपको बिल्कुल जो की पॉइंट हैं या की वर्ड्स हैं बस उतने ही लिखे हैं, उससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो सिटीजनशिप से रिलेटेड चैप्टर है, ये अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जब से ये सिविल सर्विसेज के पेपर हो रहे हैं, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो चैप्टर है ये न केवल प्री बल्कि मेंस के स्तर पर भी बहुत कम रिलीवेंस रहा है। हम लोग रिलीवेंस किस चीज़ से देखते हैं? जिनसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं हम उनको रिलीवेंट मानते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हम उनको रिलीवेंट नहीं मानते। और हम इसके पीछे बहुत ज़्यादा तर्क, बहुत ज़्यादा तकनीकी कारण तो ढूंढते नहीं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 9 नंबर है। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करना। हाँ, ये ऐसा बोलता है कि कोई व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जैसे यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की, राज्य यानी यहाँ पर कंट्री को बोल रहा है, नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यह बात आप उस बात से भी लगा सकते हो कि हमने क्या है, सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया हुआ है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता के प्रोविजन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एप्लीकेबल किया है। और एकल नागरिकता हमें कहती है कि हम अपने देश की नागरिकता के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा कर लेता है तो क्या होगा, उस व्यक्ति की नागरिकता हमारे देश से समाप्त हो जाएगी। यह बस इतनी छोटी सी बात आपको यहाँ पर जरूर से जाननी थी। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 में है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। इसमें यह बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8 तक जो नागरिकता प्रदान की गई थी, उस नागरिकता को निरंतर बनाए रखे जाएगा। कैसे? संविधान के पार्लियामेंट के कानूनों के माध्यम से। तो यह प्रोविजन आपको आर्टिकल नंबर 10 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट को पावर देता है किसकी? नागरिकता के अधिग्रहण समाप्ति से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, जैसे 5 में था किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है अगर देश के अंदर तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। 6 नंबर के आर्टिकल में था कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको भारत का नागरिक मानने के लिए एक शर्त लगाई गई थी 6 मंथ रहने की। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 में आपने देखा कि कोई व्यक्ति अगर भारत से पाकिस्तान गया है और उसके बाद पुनः वापस आया है तो उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पंजीकरण से पहले वो, पंजीकरण के लिए के बाद वो कम से कम 6 माह भारत में रहा होना चाहिए। ये हो गया आर्टिकल 5, 6, 7। 8 नंबर का आर्टिकल ये आपको है विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने से रिलेटेड है। 9 नंबर का जो आर्टिकल है वो कहता है कि कोई व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है स्वेच्छा से तो उसकी जो इंडिया की नागरिकता है वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, वह समाप्त हो जाती है। आर्टिकल नंबर 10 आपसे कहता है कि जो नागरिकता है उसका निरंतर बना रहना, यही बात बोला। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता कब होगी? नागरिकता से संबंधित अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करता है आर्टिकल 10 पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से। 11 नंबर का आर्टिकल कहता है, क्योंकि इन 5 से लेकर 11 नंबर के आर्टिकल तक आपने पढ़ा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि किस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है और किस व्यक्ति से नागरिकता वापस ली जा सकती है। मतलब व्यापक
संदर्भों में इस टाइप के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अभाव देखने को मिलता है। उसी प्रोविजन को पूरा करने के लिए, या मैं कहूँ कि जो कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए ये आर्टिकल नंबर 11 में क्या किया गया है, संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, एक्विजिशन और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी पावर का उपयोग करते हुए, यहां आप देखें, इसी पावर का उपयोग करते हुए क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 11 की जो पावर मिली हुई थी पार्लियामेंट को जो आर्टिकल नंबर 11 ने पावर दी थी, इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 को पास किया गया। सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इसके अंदर क्या होगा कि यह अधिनियम हमको 5 तरीके बताएगा कि उन 5 प्रकार से व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, पहला। फिर ये 3 वो तरीके बताएगा जिनसे किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से बेदखल किया जा सकता है। फिर इस एक्ट के अंदर असम समझौते के दौरान एक अमेंडमेंट आया 1966 में और 1971 के दौरान, तो उससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो हम अलग से बता देंगे। पहले हम देखते हैं कि यह नागरिकता जो अधिनियम है 1955 का, यह किन 5 आधारों पर हमको नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रोविजन उपलब्ध करा रहा है। जैसे ये कहेगा कि किसी व्यक्ति को जन्म से आप भारत का नागरिक बना सकते हो। फिर ये कहेगा किसी व्यक्ति को आप वंश के आधार पर भारत का नागरिक बना सकते हो। फिर ये व्यक्ति कहेगा कि प्रकटीकरण के माध्यम से, यानी बाई नेचुरलाइजेशन, उसके माध्यम से किसी व्यक्ति को आप भारत का नागरिक बना सकते हो। फिर ये बताएगा कि राष्ट्रीयकरण के माध्यम से, क्षेत्र के एकीकरण के माध्यम से ये बताएगा कि किसी क्षेत्र का अगर एकीकरण भारत के अंदर हो जाता है, जैसे पुडुचेरी का एकीकरण हुआ था, तो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि किसी क्षेत्र के एकीकरण के बाद उस क्षेत्र विशिष्ट के लोगों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये प्रोविजन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, आप इसके अंदर एक जो 5वां इसके अंदर पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन, ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर यह नागरिकता अधिनियम 1955 हमको शर्त देता है, बताता है कि किन किन आधारों पर आप किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, पहला ये बोल रहा है, ये बोला नागरिकता अधिनियम, एक सेकेंड, पहला बोला नागरिकता अधिनियम 1955, ये 5 आधार प्रदान करता है जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिक बनाया जा सकता है। पहला ये बताता है जन्म के द्वारा, बाई बर्थ। यदि किसी व्यक्ति का जन्म, या उसके मतलब ऐसे बोला जाता, यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों, या उनमें से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, और जो दूसरा है उसके माता पिता में से बोल रहा हूँ ना, या तो वो स्वयं भारत में पैदा हुआ हो, दूसरा उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों, तीसरा या करके, ये तीनों शर्त बोलो, या उन दोनों में से, किस में से, उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो और दूसरा व्यक्ति अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यह बात आप समझ सकते हो किससे, बाई बर्थ से। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वंशानुक्रम से, बाई डिसेंट। अब डिसेंट कैसे लगेगा, ये डिसेंट वाला कॉन्सेप्ट कब लागू होगा, जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पूर्वज यदि भारत के हैं तो उसे वंश के आधार पर हम भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। ये बोला जा रहा है वंशानुक्रम, वंश के आधार पर हम भारत की नागरिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट यही आता है कि ऐसे व्यक्तियों को इसके अंदर भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जिन व्यक्तियों का जन्म भारत के बाहर हुआ है और उनके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो और उनमें से कोई भी एक जो बचा रह गया वह भारत का अवैध अप्रवासी ना हो। यह बात इस केस में भी लागू होती है। उसके बाद हम उस व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लेंगे। बस इसके लिए शर्त क्या है, ये डिसेंट वाले में, वंशानुक्रम वाले में, इसके लिए क्या है, आपको दूसरा नंबर लिख के मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, बाई डिसेंट, वंशानुक्रम,
वंशानुक्रम। हमने आपसे कहा कि यह जो प्रोविजन है ये किसके लिए है? यदि जन्म भारत के बाहर हुआ हो, यदि जन्म भारत के बाहर हुआ हो, उस व्यक्ति के ऊपर यह वंशानुक्रम वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो उसके माता पिता दोनों या उनमें से कोई एक, और दूसरा जो है वो अवैध अप्रवासी भारतीय ना हो और वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। शर्त इसके साथ एक जोड़ी गई है कि उस व्यक्ति का विदिन अ ईयर, एक साल के अंदर जहां भी जिस देश में भी जन्म हुआ है उस जगह पर भारत का दूतावास होगा, उस दूतावास के अंदर उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी है। और आगे प्रोविजन इसके अंदर यह है कि यदि उस व्यक्ति का मान लो एक साल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो क्या वो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाएगा? ऐसा फिर भी कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मशक्कत और करनी पड़ेगी कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी हमारा जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है उससे विशेष अनुमति लेनी होगी, और यदि उसे अनुमति प्राप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान दे दी जाएगी। ये बात आप बोल सकते हैं, उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। थर्ड नंबर आता है आपका पंजीकरण के द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन। पहला आपने देखा जन्म से, दूसरा आपने देखा वंश से, तीसरा आप देख रहे हैं पंजीकरण के माध्यम से। अब पंजीकरण किन व्यक्तियों का होगा? पंजीकरण ऐसे व्यक्तियों का होगा जो व्यक्ति भारत के अंदर रह रहे हैं। कब से? पिछले 7 वर्षों से भारत के अंदर वो रह रहे हैं और भारत में रहते हुए उनको 7 वर्ष का समय बीत चुका है, तो वो व्यक्ति भारत में पंजीकरण कराकर भी अपना नागरिकता का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यह बात आप कहाँ पर देख लेंगे? पंजीकरण के द्वारा। और इसमें कौन से लोग आ जाते हैं कि पंजीकृत हो जाने के बाद एक शर्त इसके अंदर जोड़ी गई है। एक्चुअल में पंजीकरण वाले में और देशीकरण वाले में, इन दो में आपको एक एक शर्त देखनी होगी। जो व्यक्ति पंजीकरण से भारत का नागरिक होता है उसको संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करनी होती है, ओथ लेनी पड़ती है उसको। किसकी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठा रखने की ओथ लेनी पड़ती है। यही काम देशीकरण और प्राकृतिककरण के द्वारा भी किया जाता है, तब भी इस शपथ का प्रोविजन है। तो आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो 2 प्रोविजन है, एक तो बाई रजिस्ट्रेशन और बाई नेचुरलाइजेशन, इन दोनों में शपथ का प्रोविजन है। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली जाती है दोनों ही प्रोविजन के अंदर। अब हमारा 3rd नंबर का आता है। 3rd नंबर में हमको बताया, 4 नंबर का देशीकरण बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया कब होगी? इस प्रक्रिया के माध्यम से भी हम बाहरी लोगों को या जो हमारे देश का नागरिक नहीं है उसको नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो इस नेचुरलाइजेशन में करना क्या होगा? इसके अंदर कुछ शर्तें रखी गई हैं और उन शर्तों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को अपने देश की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, या वह व्यक्ति इस तरह से हमारे यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। पहला क्या होता है कि उस व्यक्ति को भारत में रह रहा हो, या तो वह व्यक्ति भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में कार्यरत हो। ऐसा आप कहाँ पर देख सकते हो? जैसे नेपाली मूल के लोग हमारे यहाँ पर भारत सरकार की सेवा में काम कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से भी आप उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान कराई जा सकती है। दूसरा, आप इसके अंदर क्या प्रोविजन देखेंगे कि उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चरित्र उन लोगों का बेहतर होना चाहिए। यह प्रोविजन भी इस प्रकृतिकरण या बाई नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर शामिल किया गया है। दूसरा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 8th नंबर का शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची के अंदर जितनी भाषाएं शामिल की गई हैं उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान उस व्यक्ति को होना जरूरी है। उसी के बाद उसको प्रकृतिकरण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? भारत का नागरिक घोषित कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन शर्त लगाई गई है। वह शर्त ये लगाई गई है कि जो प्रोविज़न हमने अभी आपको बोले कि उस व्यक्ति को भारत में
अधिवास करता हुआ होना चाहिए या भारत सरकार में सेवारत होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं उनमें से किसी एक भाषा का जानकार होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति उपर्युक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता हो, लेकिन किसी क्षेत्र में जैसे कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा इत्यादि के अंदर अगर वह विख्यात या मैं कहूँ कि प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को इन शर्तों को हटाने के बावजूद या इन शर्तों को पूरा किए बिना भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक सिंगर हुए हैं, अभी भी हैं, अदनान सामी, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। तो उनको जो भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी वह नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से ही की गई थी, क्योंकि उनके पास क्या था कि वह व्यक्ति साहित्य, कला, विज्ञान इनमें से किसी न किसी एक आर्ट के अंदर काम कर रहा था। तो उस वजह से भारत में उनको नागरिकता प्रदान की गई थी। अब 5वां जो प्रोविजन है इसके अंदर, क्षेत्र के समावेशन के द्वारा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई क्षेत्र भारत के अधीन आ जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले या उस क्षेत्र में अधिवासित जो व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का समूह, उसको भी हमारी संसद के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इसका जो इम्प्लीकेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है वो आप कहाँ पर देखते हैं, जब हमारे यहाँ पर पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था, उस दौरान पुडुचेरी के जो लोग थे उन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। यह प्रोविज़न आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। यह कब की बात है, ये नागरिकता वाली पुडुचेरी की 1962 के अंदर ये चीज़ भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो ये 5 तरीके हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारत की नागरिकता किसी भी व्यक्ति को प्रदान कराई जा सकती है। अब नागरिकता मिल गई तो नागरिकता ऐसा तो नहीं है कि ये परमानेंट आपको राइट मिल गया है, आपसे नागरिकता ली नहीं जा सकती है। आपसे नागरिकता ली भी जा सकती है, उसके लिए आप अलग प्रोविज़न देख सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए। अब आप ये क्या है, ये बीच में, अच्छा एक प्रोविज़न और छोटा सा देख लो, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नागरिकता किनकी ली जा सकती है। असम का समझौता हुआ था ये, इस समझौते के बाद क्या किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया 1985 का। इसमें 2 कट ऑफ डेट रखी गई कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए और वहाँ के निवासी बन गए, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। एक शर्त तो यह जोड़ी गई कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति ये कहाँ से आए होंगे, बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र था, वर्तमान में बांग्लादेश, लेकिन इस समय पे पश्चिमी पाकिस्तान, इस पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग असम में आ गए थे उनके लिए एक डेट रखी गई कि 1 जनवरी 1966 तक जो भारतीय मूल के लोग असम के अंदर आ गए थे उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरी बात इसमें ही बोली गई कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो लोग असम में आए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा। यह बात भी बता दी कि या तो कोई व्यक्ति 1 जनवरी 1966 तक असम के अंदर आ गया हो, कहाँ से, जो हो भारतीय मूल का, और बाहर से किसी भी क्षेत्र से बाहर से असम के अंदर आ गया हो, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 1 जनवरी 1966 के बाद आया है तो उसके लिए एक कट ऑफ डेट लगाई कि 25 मार्च 1971, जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति अगर असम के अंदर आया है तो उसको एक पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रोविजन रखा गया। तो इस तरीके से हम भारत में लोगों को नागरिकता प्रदान करते हैं। इसके बाद का जो प्रोविजन है वह प्रोविजन है कि नागरिकता समाप्त कैसे होगी। अगर नागरिकता दी है नागरिकता अधिनियम 1955 ने, तो उसी ने कुछ ग्राउंड तैयार किए हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे लोगों की नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। 3 मेन रीजन है इसमें। पहला है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग क्या करते हैं, स्वैच्छिक त्याग, आप ऐसे रिजिग्नेशन देते हो ना किसी पद से, ऐसे ही आप अपनी नागरिकता का भी त्याग कर सकते हो। इसमें कैसे होता है कि यदि कोई योग्य व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति, ज्यादा अच्छा शब्द है, इस पहले नंबर वाले प्रोविजन में देखेंगे, सक्षम व्यक्ति, यदि कोई कैपेबल व्यक्ति है वह अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उसको भारत की नागरिकता से
वंचित किया जा सकता है। ये सक्षम व्यक्ति कहने का अर्थ यह है कि वह माइनर नहीं होना चाहिए। पहली तो शर्त यही है कि वह माइनर नहीं होना चाहिए, यानी बच्चा नहीं होना चाहिए, वह सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। इसके साथ ही एक प्रोविजन रखा गया है कि यदि भारत सरकार जिस समय यह स्वैच्छिक त्याग हो रहा है, किसका, इसकी नागरिकता का, अगर भारत सरकार युद्ध में लिप्त है उस समय, तो इसके इस डिमांड को कुछ समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। उस समय उसको वह नागरिकता का परित्याग करने की छूट नहीं दी जा सकती है। यह वाला एक प्रोविजन आप यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इसके अंदर और प्रोविजन क्या किया गया है सक्षम व्यक्ति के साथ साथ, कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने भारत की नागरिकता का परित्याग किया है और उसके पास 2 माइनर बच्चे हैं जो 18 बिलो 18 है। तो जिस समय यह व्यक्ति कोई व्यक्ति ए है जिसने नागरिकता का क्या किया है, स्वैच्छिक त्याग किया है, स्वैच्छिक त्याग किया है नागरिकता का, अगर वह व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से नागरिकता को त्यागता है तो इसके जो माइनर बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता उस समय चली जाएगी। लेकिन जैसे ही ये बच्चे मेजर होंगे, यानी 18 ईयर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यह अपने आप पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यह बात आप यहाँ पर समझ लेंगे, स्वैच्छिक त्याग। दूसरा इसमें बोला गया है वंचितीकरण, यानी वंचित कर देंगे, डिप्राइवेशन कब किया जाएगा, इसके लिए कुछ प्रोविजन रखे गए हैं कि या तो उस व्यक्ति ने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त कर ली हो, क्या कर लिया हो, उसने फर्जी कोई सर्टिफिकेट दिया हो, जैसे नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस में फर्जी तरीके से, या पंजीकरण की प्रोसेस में उसने फर्जी तरीके से, या वंश के आधार पर जो नागरिकता दी गई है उसमें उसने किसी भी फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास किया है, या उसने भारत के संविधान के प्रति अनादर जताया है, यानी भारत के संविधान को डिसओबे करने की कोशिश करी है, या उसका दोषी पाया जाता है तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसके साथ ही और प्रोविजन जो किया गया है उसमें बोला गया है कि यदि वह व्यक्ति भारत के युद्ध के दौरान या बिना युद्ध की स्थिति में विदेशी राष्ट्र के साथ मित्रवत संबंध रख रहा है और कुछ सूचनाएं, कुछ ऐसी जानकारी जो भारत की हैं उनको गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, या कोई राष्ट्र विरोधी कार्य करते हुए युद्ध के दौरान पाया जाता है, तो उसको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यह बात हो जाएगी आपकी कहाँ पर, वंचितीकरण, डिप्राइवेशन से। समाप्ति, निरसन, टर्मिनेशन कब हो जाएगा, यह एक प्रोविजन और है। इसके लिए आप देखेंगे कि इसमें किसी व्यक्ति को कब उसको समाप्ति हो जाएगी, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता भारत से समाप्त मानी जाएगी। ये 3 प्रोविजन हैं कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त होती है। इसके बाद जो आपको प्रोविजन इसके अंदर देखना है वह देखना है जो अभी हाल का संशोधन है, नवीनतम संशोधन है, इसको CAA 2019 भी बोला गया है। इसके अंदर क्या किया गया था, कुछ वर्ग विशेष था, किसको, यहाँ पर 6 वर्ग हैं, इसको आप ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख। CAA के अंदर मूल उद्देश्य क्या था, ये जो 6 समुदाय हैं, इन 6 समुदायों को पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ, हाँ वेरी गुड। जो भी प्रवासी या अप्रवासी बोलो, जो भी अप्रवासी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर कानूनी ढंग से अवैध प्रवासन के माध्यम से कहाँ पर, भारत में आए हुए हैं, उन 6 समुदायों को हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, नॉन
इस्लामिक, यानी जो गैर इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, उन सभी समुदायों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रोविजन किया गया था। यह बात आप इसमें समझ सकते हो। ये जो प्रोविजन है इनको लाया गया, और आपको याद करने का तरीका कैसे, ये 3 देश आप यहाँ पर देख लेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और समुदाय आप यहाँ पर ऐसे देख लेंगे कि इसके अंदर इस्लाम नहीं है, बाकी के सारे समुदाय हैं। तो ये बात आप ऐसे याद कर सकते हैं। बस ये है कि विवाद उस समय क्यों हो रहा था, विवाद का मूल कारण था कि यहाँ पर धार्मिक आधार पर थोड़ा भेदभाव देखा गया। जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जो आलोचक लोग थे, उन लोगों का मानना था कि इसमें इस्लाम धर्म के मानने वालों को नागरिकता न प्रदान करके आप एक असमानता का काम कर रहे हैं। इस वजह से इसके अंदर सीएए को के आधार पर हमारे देश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी देखे गए थे। तो इतना आप प्रोविज़न यहाँ पर ज़रूर से देख लेंगे। और इसके अलावा इसमें और ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था जिसको आपको विशेष रूप से जानने की ज़रूरत। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि यह जो टॉपिक है ये बहुत ही कम स्तर पर ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह टॉपिक नहीं है। तो आप बस इसमें क्या है, इन 6 समुदायों को याद रखेंगे। ये किन कंट्रीज से रिलेटेड, इन कंट्रियों से ही आए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो श्रीलंका से आ गए हो। दूसरा, इसका क्रिटिसिज्म जो हो रहा था, एक तो हमने बोला कि इस्लाम को नहीं रखा गया, तो इससे असमानता का भाव देखने को मिल रहा था। दूसरा, इसके अंदर बोला गया कि जो तमिल समुदाय है वह श्रीलंका के अंदर एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है, उसको क्या किया गया है, जो श्रीलंका में तमिल लोग हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो उन लोगों को नागरिकता क्यों नहीं प्रदान की गई, उनके लिए भी इसके अंदर प्रोविज़न किया जा सकता था। तो एक इस आधार पर भी हमारे यहाँ पर नागरिकता को, या कह सकते हैं कि इस सीए 2019 को आलोचना देखनी पड़ी। ये आप प्रोविज़न इसके याद रख सकते हैं। इसके बाद आपको जो देखना था, यह 3 चीज़ें और देखनी थी कि एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। जो एनआरआई है ये नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो भारतीय नागरिक होते हैं, लेकिन किसी कार्य विशेष के लिए या किसी उद्देश्य विशेष के लिए विदेशों में रहकर कार्य करते हैं या विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। उन लोगों को एनआरआई बोला जाता है। जैसे इसका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो प्रोविज़न देखने को मिलता है, उसमें बोला जाता है कि 182 डेज़ के लिए अगर कोई व्यक्ति देश से बाहर रहता है तो उसको एनआरआई मान लिया जाता है। मोटा मोटी एक ऐसा आधार बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे स्टार्स लोग होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, ये ज़्यादातर समय बाहर टूर्नामेंट या उस तरीके से खेलते रहते हैं, तो ये लोग एनआरआई के तौर पर हमारे यहाँ पर रहते हैं। ये इसमें मूल क्या है, 2-3 बातें आपको याद रखना है कि जो एनआरआई होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोल रहे हैं ना, रेजिडेंट कहाँ पर, इंडिया पे, नॉन रेजिडेंट है। पहला तो ये कि यह भारत का नागरिक होता है, पहली बात तो ये रखेंगे। इसके पास भारत का ही पासपोर्ट होता है, भारत का ही पासपोर्ट होता है इसके पास, और इस व्यक्ति को भी वही सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो अधिकार भारतीय मूल के नागरिकों को होते हैं। जो भारत में रह रहा नागरिक है उसको जो अधिकार प्राप्त होंगे, एनआरआई को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरा इसमें आता है पीआईओ और ओसीआई। वर्ष 2015 से पहले ये पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, ये 2 अलग अलग कैटेगरीज थी। कब तक, वर्ष 2015 से 15 से पूर्व ये 2 कैटेगरी थी। लेकिन 2015 के बाद 2015 में इसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। किसमें, ओसीआई में मर्ज कर दिया गया है। अब जितने भी पीआईओ कार्ड धारक हैं इनको ओसीआई सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया गया है। इसके अंदर कौन लोग आते हैं, इसमें ऐसे लोगों का समूह आता है जिनके पूर्वज भारत से बिलोंग करते हैं, जो कभी भारत के थे लेकिन वर्तमान में वो किसी अन्य देश में बस गए। उस जिस कंट्री के अंदर वो लोग रह रहे हैं वहीं का उनके पास पासपोर्ट है,
वहीं का उनके पास नागरिकता है, उन लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन बोला जाता है। आप देखते होंगे कि हम अपने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन को अपने देश की ओर आकर्षित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस का सेलिब्रेशन करते हैं। उस प्रवासी भारतीय दिवस पर यह कोशिश रहती है कि हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं वह हमारे देश में आए और हमारे देश को जाने। है ना एक प्रोग्राम नो अवर कंट्री, और दूसरा प्रवासी पधारो हमारे देश। इस टाइप से बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें हम प्रवासी भारतीयों को अपने देश में आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है, जैसे ही किसी व्यक्ति को, अच्छा कार्ड देने का फ़ायदा क्या है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को OCI कार्ड धारक मान लिया जाता है तो उसको लाभ क्या मिलता है कि इस प्रकार के कार्ड धारक व्यक्ति को बिना वीज़ा के जीवन भर आने जाने और रहने और काम करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। जिस व्यक्ति के पास भारत का OCI कार्ड है उसे विदाउट वीज़ा लाइफ टाइम भारत आने जाने की छूट प्रदान कर दी जाती है और वह भारत में आकर काम कर सकता है। अच्छा, इसके लिए एक डेट और थी, वह डेट मैं आपको बताता हूं कि कब से ये चीज़ चालू हुई। 9/1/2015 से 09/01/2015 9/1/2015 से यह बात लागू हुई कि ये जो जितने भी PIO कार्ड धारक हैं इनको OCI माना जाएगा। इसको मर्ज क्यों किया गया? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन भी वही लोग थे जो भारतीय मूल के थे, लेकिन अब भारत के नहीं है, किसी अन्य देश में रहते हैं और उसी देश की नागरिकता को एंजॉय कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इसके बाद आपको क्या देखना है, कुछ ऐसे प्रोविजन हैं, ये जो आपने सिटीजनशिप देखा, सिटीजनशिप, तो हमने आपको बताया कि यह एक ऐसा वैधानिक अधिकार है। अच्छा, रेड में आपको दिखेगा नहीं, एक सेकेंड। नागरिकता यह एक ऐसा वैधानिक अधिकार है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को उस देश के रीति रिवाजों या विधानों के अनुरूप किसी संप्रभु क्षेत्र की या संप्रभु राष्ट्र की आधिकारिक रूप से नागरिकता प्रदान की जाती है। तो जब किसी व्यक्ति को किसी कंट्री की नागरिकता प्रदान की जाएगी तो उस व्यक्ति को कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए जाएंगे। तो जैसे हमारी कंट्री के अंदर क्या हुआ है, नागरिकता आपने कहाँ देखी, पार्ट 2 के अंदर देखी। ऐसे ही आपको नागरिकों के लिए जो विशेष अधिकार हैं, विशेष अधिकार, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नागरिकों के लिए जो विशेष अधिकार हैं वो आपको पार्ट 3 के आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, इन आर्टिकल्स के अंदर आपको ये विशेषाधिकार मिलेंगे कि मूल अधिकार जो पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं वो सारे के सारे मूल अधिकार में से, जितने भी मूल अधिकार हैं उनमें से 15, 16, 19, 29, 30 नंबर के जो मूल अधिकार हैं वो केवल और केवल हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, बाहर के लोगों को ये वाले मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। एक प्रोविजन ये समझेंगे। दूसरा, जब कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं तो कुछ कर्तव्य भी होंगे आपके, है ना, ड्यूटी भी होंगी या नहीं होंगी, या केवल कर्तव्य का ही उपभोग करेंगे? तो कर्तव्य भी होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंदर जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी गई हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारा जो आज का डिस्कशन है वो यहीं समाप्त होता है। इस पूरे डिस्कशन के दौरान आप लोगों ने जो देखा वह यह था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नागरिकता से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, यानी पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का पार्ट देखा आपने। उस 11 नंबर के आर्टिकल में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी थी, उस पार्लियामेंट ने उस पावर का यूज करते हुए कैसे नागरिकता अधिनियम 1955 को लाया, उस नागरिकता अधिनियम 1955 में कैसे 5 तरीके से नागरिकता प्रदान की गई, और उस 5 तरीके से नागरिकता प्रदान करने के बाद कैसे उन 3 तरीकों से नागरिकता से बर्खास्तगी की प्रक्रिया अपनाई गई। साथ ही साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम में नागरिकता अधिनियम 2015 के अंदर संशोधन लाके कैसे असम के अंदर 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 की डेट
कट ऑफ डेट लगाकर कैसे नागरिकता प्रदान करने के प्रोविज़न रखे गए। उसके बाद आपने लेटेस्ट डेवलपमेंट देखा कि सीए 2019 में क्या प्रोविज़न लिए गए हैं और उन प्रोविजंस से क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, फिर आपने इसके बाद जब लास्ट वो सेशन था उसमें आपने देखा एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारक क्या है और 2015 से पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारक का क्या स्टेटस है, एनआरआई क्या है, उनको क्या अलग से अधिकार हैं, ओसीआई कार्ड धारक अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको क्या अधिकार मिलते हैं। उसके बाद जो आपने देखा कि यदि कोई भारत का नागरिक है तो उसे क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं और अगर विशेषाधिकार हैं तो उनकी कुछ ड्यूटी भी बनती हैं, तो उसके पास कौन सी ड्यूटी मिली हुई हैं जो उसको परफॉर्म करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम लोग किसी नए सेशन के अंदर, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली फंडामेंटल राइट का सेशन शुरू करेंगे। उसमें हम कुछ पार्ट में उस पूरे डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो उसमें कुछ पार्ट हम पार्ट 1 में करेंगे, 2 में या 3 सेशन के अंदर कोशिश करेंगे कि आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। और उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट दिए गए, जैसे आर्टिकल 14 के अंदर कॉन्सेप्ट आएगा, तो जहाँ भी कॉन्सेप्ट होगा हम उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, जिसका कि लाभ आप प्री से पेपर से लेकर मेंस पेपर तक जब भी जहां भी आप जाएं वहां तक आप उसका इस्तेमाल कर सकें। आप लोगों ने इस सेशन को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।